नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात इस मुद्दे पर करेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप भारत की मुश्किलें आसान कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने, जबकि तनाव चरम पर था और एक तरफा अपनी तरफ से उन्होंने जो ट्रुथ उनका एक सोशल मीडिया मंच है, उससे ऐलान कर दिया कि दोनों देश जो हैं वो पूरी तरीके से इमीडिएटली सीज फायर पर राजी हो गए हैं। और रात भर जो है अमेरिका की तरफ से दोनों देशों के जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहाँ के एनएसए, यहाँ के एनएसए से और वहाँ के सेना प्रमुख से, यहाँ जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं उनकी तरफ से, वो कह रहे हैं कि सबसे रात भर बात होती रही और फिर दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए। हमारी घोषित नीति है, हम बायलैटरल इश्यूज को एक दूसरे से बातचीत के जरिए ही सुलझाते हैं। किसी तीसरे की दखल हम कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से ये घोषणा कैसे कर सकते हैं? अब पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है? क्या वो पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं? क्या वो हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हैं? फिर उन्होंने जिस तरीके से ये सब घोषणाएं की हैं और अभी भी उनका फिर से एक मैसेज आ गया सोशल मीडिया मंच पर कि साहब मैं 1000 साल पुरानी कश्मीर समस्या को सुलझवा दूंगा। और शायद उनको एबीसीडी भी पता नहीं है इस पूरी समस्या की, और वो इसको 1000 साल पुरानी समस्या बता रहे हैं। तो मेरे साथ पाकिस्तान मामलों के, जम्मू कश्मीर के मामलों के जो इसका इतिहास है, जो इसकी पेचीदगियां हैं, उनके विशेषज्ञ, जिनकी पाकिस्तान पर ही 4-5 पुस्तकें हैं, और वो एक ऐसी पुस्तकें हैं जिनको पाकिस्तान पर कुछ करना है, यानी वहाँ पॉलिटिकल पार्टी भी बनानी है, तो उनके पास ये पुस्तकें होनी चाहिए। ऐसे मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही सीनियर जियोपॉलिटिकल मामलों के भी ऑथर और जॉइंट सेक्रेटरी से रिटायर हुए, जो हमारे चिर परिचित तिलक देवाशेर सर। तो उनको जोड़ते हैं और ये जो मौजूदा स्थितियां परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जरा इन पर चर्चा करते हैं। देवाशेर सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी, आपने फिर मुझे बुलाया अपने शो पे। थैंक यू सो मच। अच्छा सर लगता है मेरा आपसे बात। प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मानना मान, तू मेरा मेहमान मैं तेरा मेहमान, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये सब तो हमने सुना था। ये ट्रंप साहब कैसे टपक पड़े? और ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्या मोदी जी उनके प्रेशर में आ गए क्या? और जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया मंचों पर घोषणाएं कर रहे हैं, इसको तो मैं सीधे तौर पर मानता हूं कि वो भारत के मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं एक तरीके से। ये आपके बहुत सही सवाल है। मुझे लगता है कि हमें जो भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी ने कल अनाउंसमेंट किया था, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि ये बायलैटरल, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया हमारे डीजीएमओ को और सीज फायर की पेशकश की। तो ये बायलैटरल समझौता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हाँ, ये पॉसिबल है, जरूर है कि उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्क रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की, इंडिया में बात की। तो मेरे ख्याल इसको कैपिटलाइज करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया कि फुल एंड इमीडिएट सीज फायर हो गया। पहली बात तो ये है कि कोई सीज फायर नहीं हुआ। जो अंडरस्टैंडिंग रीच की गई थी यही है कि जो ऑफेंसिव एक्शन या हॉस्टिलिटीज है उस पे फिलहाल रोक लगाई जाए। इसका मतलब ये हुआ कि बंदूकें अभी भी हमने तानी हुई हैं, मगर हमारा जो उंगली है वो ट्रिगर या घोड़े पर नहीं है। बस इतना ही मतलब है। कल दोनों डीजीएमओ मिलेंगे
और सीज फायर के बारे में आगे बातचीत करेंगे कि सीज फायर करने के लिए कंडीशंस होती हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या हम पेशकश करेंगे, क्या वो बोलेंगे, ये कल डिसाइड होगा। तो ये सीज फायर नहीं है, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, ये सही वो नहीं है। और दूसरा, उस पर क्रेडिट लेना कि यूएसए ने ये करवाया, जब आपस में बातचीत कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान, तो ठीक है, फैसिलिटेट कह सकते हैं, बट कि उन्होंने करवाया, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये कोई ज्यादा ही बढ़ चढ़ के क्रेडिट लेने की बात है। और इंडिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया स्टेटमेंट पर कि अगर अग्रीमेंट होती या अगर कुछ होता, इंडिया ने इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं समझी कि वो कह रहे हैं चलो कहने दो। पर हमें मालूम है और पाकिस्तान को मालूम है कि उन्होंने हमें अप्रोच किया था, डीजीएमओज ने, कि सीज फायर बात करते हैं। और एक ये मुद्दा भी है कि क्यों, क्योंकि मुझे लगता है प्रीवियस नाइट जो पिछली रात गई, उसमें पाकिस्तान की काफी ठुकाई हुई, खास तौर पे जो नूर खान एयरबेस है और जहां पाकिस्तान की कमांड अथॉरिटी है, और सरगोदा एयरबेस पे जो अटैक हुआ, जहां उनकी न्यूक्लियर स्टोरेज है, इनसे यस पाकिस्तान घबरा गया और उसने फिर ये पेशकश की। अब जहां आपने पूछा कि मोदी जी क्या अमेरिका के प्रेशर में आ गए, तो आप भी जानते हैं मोदी जी को इतने सालों से, वो किसी के प्रेशर में आने के लिए, सिर्फ वो इंडिया के जो हित में है वो ही करेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी का भी प्रेशर आ जाए, कोई कुछ भी कहे या ना कहे, मोदी जी इधर से उधर नहीं हिलने वाले। आपको याद होगा कि ट्रम्प जो पहली उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो जब मोदी जी गए थे, तो उन्होंने ओपनली कहा था कि मैं कश्मीर का मसला पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हल कर सकता हूँ। तो मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम दोनों, इंडिया और पाकिस्तान, मेच्योर कंट्रीज हैं, हम अपने दोस्तों को ये तकलीफ नहीं देना चाहते कि वो हमारी इस बीच में आए, ये मसला हम खुद निपटा लेंगे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल आंसर। तो यही वो अभी भी रहेगा। मोदी जी किसी के अमेरिकन प्रेशर, किसी और के प्रेशर में नहीं आने वाले। सर, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, सेंसिटिव सवाल है लेकिन मेरा करना बनता है, और आपसे, आप जैसे सुलझे हुए आदमी से मार्गदर्शन लेना भी अच्छा लगेगा। सितंबर में जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तो वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी जो बाइडन से, और जब वो राष्ट्रपति थे, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया था कि मेरे मित्र जो हैं वो आ रहे हैं और उनसे मुलाकात होगी। लेकिन चूंकि चुनाव का मौसम था, कुछ समय बाद मतदान होना था अमेरिका में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवॉइड किया डोनाल्ड ट्रंप से मिलना। उसके बाद जब वो अमेरिका की विजिट पर गए, इनके बुलावे पर गए, अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों से उनकी मुलाकातें हो रही थी, हमारे भी राष्ट्र प्रमुख जो प्रधानमंत्री मोदी, चौथे नंबर पर उनकी वहां मुलाकात हुई। कम से कम दो मुझे याद है जिनको व्हाइट हाउस के गेट पर आकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको रिसीव किया था। इस बार ये सवाल उठे थे कि उन्होंने मोदी जी को गेट पर आकर के, बाहर दरवाजे पर आकर के रिसीव नहीं किया है। तो भी चूंकि हम बहुत मैच्योर राष्ट्र हैं और मोदी जी का अपना एक तरीका है चीजों को संतुलित रखने का, कोई सवाल उठाया नहीं गया। फिर अभी जब ये युद्ध की स्थिति हो गई थी, दोनों देशों की सेनाएं टकरा रही थी, घात प्रतिघात हो रहे थे, आईएमएफ ने भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को एक पैकेज दिया। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का जो भी बयान आ रहा है या जो भी उन्होंने ट्वीट किए हैं, उससे पाकिस्तान में तो खुशियों का माहौल है, वहां तो मिठाई बांटी जा रही है। इतनी मार खाने के बावजूद वो जाहिल देश और वहां की जनता मिठाई बांट करके अगर खुशियां मना रही है, तो इस पर हंसा भी जा सकता है, उनकी बुद्धि पर तरस भी आ सकता है।
उनके 4-4, 5-5 एयर बेस तबाह कर दिए भारत ने। जो 7 मई को कार्रवाई हुई, उसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। बिल्कुल पिन पॉइंट हमारी मिसाइलें जाकर के गिरी। इसके बावजूद अगर वो खुशियां मना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कुछ रॉन्ग सिग्नल पाकिस्तान में चले गए हैं। देखिए, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसको कर्जा मिले तो वो खुश हो जाते हैं। भैया कर्जा है, इसको लौटाना है। और आईएमएफ की भी एक कंपल्शन है कि 25वीं बारी पाकिस्तान कर्जा ले रहा है आईएमएफ से। तो जब पहले के जो कर्जे हैं, आईएमएफ ने वो पैसे भी वापस लेने हैं। तो अगर वो पाकिस्तान को और कर्जा नहीं देंगे तो पुराने पैसे वापस कैसे लेंगे? तो एक आईएमएफ की भी ये कंपल्शन है। और ये रिलेशनशिप जो कर्जा देता है और जो कर्जा लेता है उनमें बन जाता है कि जिसने कर्जा दिया है उसको अपने पुराने कर्जे वापस भी करने होते हैं। तो ये वाहिद मुल्क है जो इतनी मिठाइयाँ बांटता है कि देखो जी हमें कर्जा मिल गया और अमेरिका ने हमारे लिए पता नहीं क्या कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं। ये सिंपल, पहले भी ये जब 7 बिलियन का पैकेज अप्रूव हुआ था तो ये हर 6 महीने रिव्यू करने के बाद वो 1-1 बिलियन का जो ट्रांश होता है उसको रिलीज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है, मगर पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब देखिए उनके रिजर्व कितने हैं, 8 बिलियन है या 9 बिलियन है, वो भी उनके पैसे नहीं है। सऊदी अरेबिया ने कोई 4-5 बिलियन रखे हुए हैं, यूएई ने रखे हुए हैं, चाइना ने रखे हुए हैं। वो खर्चा नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने रिजर्व्स को दिखाने के लिए वो रखे हुए हैं। अच्छा, जहां तक बात है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, आई थिंक दोनों बड़े मेच्योर लीडर्स हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो उनके लिए कहा था कि इनसे बेटर नेगोशिएटर कोई हो ही नहीं सकता। इतना टफ नेगोशिएटर, इतनी टफ नेगोशिएशंस करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप पे कोई फर्क, जब मोदी जी गए थे कोई भी फर्क पड़ा था कि वो डोर पर नहीं आए, रिसीव नहीं किया एंड ऑल दैट। ये छोटी चीजें होती हैं, इन पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। हाँ, पाकिस्तान बहुत इस पे तवज्जो करेगा और बहुत इस पे खुशियां मनाएगा कि देखो जी, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब पाकिस्तान अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो इट वॉज क्लियर कि जो शिकस्त अमेरिका की हुई है अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान की वजह से हुई है। और ये चीज अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। अमेरिका के जो वेटरन्स हैं, अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं, और जिस तरह से अमेरिका निकला, जिस बुरी तरह से अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, वो अमेरिका नहीं भूल सकता। तो अगर पाकिस्तान खुशियां मना रहा है, ये खुशियां ज्यादा देर नहीं चलनी। और दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्रेडिट ले लिया कि मैंने ये फुल और इमीडिएट सीज फायर करवा ली, ये है वो है। 2 घंटे बाद पाकिस्तान ने वो अंडरस्टैंडिंग तोड़ दी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप और सेक्रेटरी रूबियो के एक्चुअली एक चांटा था उनके फेस पे कि उन्होंने अपना इतना पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट किया और 2 घंटे के बाद पाकिस्तान ने उसको तोड़ दिया। क्योंकि ये भी नहीं कदर की कि भी अमेरिका अगर आपके लिए ने, अगर आप समझते हैं अमेरिका ने आपके लिए कुछ किया और आपको सिचुएशन से बचा लिया, तो आपने इमीडिएटली तोड़ दिया 2 घंटे के अंदर। तो उससे क्या मैसेज आता है प्रेसिडेंट ट्रंप और सेक्रेटरी रूबियो और अमेरिका को? सर, मैं इस पर भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि 1000 साल पुरानी कश्मीर समस्या को हम सुलझवा देंगे, ये 1000 साल कहां से फिगर उनके दिमाग में घुस गई? देखिए, ट्रंप साहब का जो सोचने का तरीका है या क्या उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है, ये तो सिर्फ वो ही जानते हैं। सबको अमेरिकन की जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसको मालूम है पाकिस्तान बना ही 70 साल के से पहले है। 1000 साल की समस्या कहां से आ गई? उनका कहने का मतलब शायद कुछ और था, कहा उन्होंने कुछ और, तो ही बिकेम पीपल, यू नो, नेचुरल उनका मजाक उठाने लग गए। पहले उन्होंने 1000 साल कहा, बाद में कहा 1500 साल, और पीछे उसको ले गए।
कि 1500 साल पहले तो इस्लाम भी नहीं जब के वजूद में आया था। हाँ, उसका तो जन्म भी 14 मुझे नहीं लगता कि आई कांट अंडरस्टैंड किस बेसिस पे उन्होंने ये कहा। अभी फर्दर क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? क्योंकि वायुसेना की तरफ से एक बयान आया है और उसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इसी तरह एएनआई के हवाले से पीएमओ के को कोट करते हुए ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी केवल सीज फायर है, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच जो बातचीत हुई है, उसकी वजह से ये स्थितियां परिस्थितियां हैं। कहीं ये नहीं कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भूमिका निभाई है। ये भी कहा गया है आज कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, दोनों देशों के एनएसए के बीच भी कोई बात नहीं हुई। और जैसा आपने कहा था कि कल दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में डिस्कशन होंगे, शर्तें तय होंगी और तमाम चीजें फिर आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्या हम ये मान लें कि एक और गलती अगर पाकिस्तान की तरफ से होती है तो इस बार कोई ट्रंप या कोई किसी तरह का कोई सीज फायर शायद उसकी नौबत आएगी नहीं? नहीं, क्योंकि भारत ने तो अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमारी जो युद्ध की डॉक्ट्रिन है वो तो साफ हो गई है कि आप एक और टेरर इंसिडेंट करेंगे कहीं भी तो हमारे लिए वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, हम उसके पीछे नहीं चूकेंगे। तो सीज फायर हो, अमेरिका बहादुर हो, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, उन सबको अब ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान इस तरह की एक और गलती अभी करेगा तो उसको फिर भुगतना पड़ेगा। और बिल्कुल सही है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ जब तक सीज फायर, फॉर्मल सीज फायर दोनों साइड्स अग्री ना करें, उसके कंडीशंस ना तय करें। और ये सिर्फ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की बात है। जो नॉन काइनेटिक मेजर्स इंडिया ने लिए हैं, खास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को अबियंस में होल्ड करना, डिप्लोमेटिक स्टाफ को रिड्यूस करना, वो सब तो अपनी जगह पे कायम है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। तो अगर पाकिस्तान समझता है कि सीज फायर करने के बाद सिंध का पानी, इंडस का पानी जैसे पहले था वैसे आ जाएगा, इंडिया इंफॉर्मेशन देगा, वो गलत सोच रहा है। ये सिर्फ जो मिलिट्री एक्शन है जो हमने 7 तारीख को लिया है उसके बारे में होगा सीज फायर, उसके बारे में होगी बातचीत, बाकी चीजों पे बातचीत नहीं होगी। और सर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि 7 मई से लेकर के और कल तक जो जो स्टेप भारत ने उठाए हैं और जो हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया है, ये पूरी तरीके से सही है, उपयुक्त है और संदेश देने में कामयाब रहे। पहली बार बिना इंटरनेशनल बॉर्डर पार किए या बिना एलओसी पार किए हमने उनके 4 एयरबेस तबाह कर दिए, 5 कर दिए, सरगोदा भी उसमें अगर जोड़ लें। इसके अलावा 9 आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लाहौर में उनका जो एंटी जो एयर डिफेंस। एयर डिफेंस था उसको खत्म किया, दूसरी जगह का भी खत्म किया। तो एक मैसेज दिया है भारत ने कि अब हमारी क्षमता क्या है और हम अब वैसा बैटल नहीं लड़ेंगे जो कन्वेंशनल जिसको वार कहते हैं, वैसी लड़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये क्षमता है कि हम अपनी सीमा में बैठे हुए अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, सबक सिखा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। और इंडिया का जो रिस्पॉन्स है, जैसे प्रेस स्टेटमेंट में फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा और बाकी जो दो स्पोक्स पर्सन थी आर्मी की और एयरफोर्स की, कि बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स इंडिया ने दिया है, नॉन एस्केलेटरी रिस्पॉन्स दिया है और प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स दिया है। कि पहले 7 तारीख को तो सिर्फ जो टेरर हेवंस थे, तो खास तौर पे भावलपुर, जैश ए मोहम्मद का और ये मुरीद के में लश्कर का, उनको टारगेट बनाया और हिजबुल मुजाहिदीन का। तो बड़ा ही प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था, क्योंकि
हमारा जो ऑब्जेक्टिव, जो लक्ष्य था कि पहलगाम में जो आपने आतंक फैलाया है, उससे उसकी हमने अपने बदला लेना है, और वही हमने किया। और आपने सही कहा, जब लोग कहते हैं युद्ध है कि नहीं युद्ध है, कोई लीव नहीं कैंसिल हुई इंडिया में, कोई मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, ट्रेन जैसे ट्रुप्स बॉर्डर पर लेकर जा रही हैं, टैंक्स मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माहौल बिल्कुल नॉर्मल की तरह है। और हमारे जो एयर एसेट्स हैं और जो ड्रोन एसेट्स हैं, उनकी क्षमता इतनी है कि बॉर्डर पार किए बिना हमने चार, इंक्लूडिंग रावलपिंडी, रहीम यार खान, सरगोदा, ये सब जो उनके की एयर बेसेस हैं, उन सबको हमने नष्ट कर दिया। तो ये तो एक बहुत, जो मिलिट्री हिस्टोरियंस भी हैं और जो बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इसको देखकर बड़े हैरान होंगे कि भी हिंदुस्तान की इतनी क्षमता हो गई है। और एक मिसाइल जो उन्होंने दिल्ली पर दागी थी, उसको भी हमने इंटरसेप्ट करके सिरसा के पास हाँ, उसको सिर नस्ता नाबूद कर दिया। तो अगर वो मिसाइल हिट करती, अब क्या पता कि वो न्यूक्लियर है या कन्वेंशनल है। तो ये तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी एस्केलेशन की थी, जिसको हमने वेरी क्वाइटली और इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर इसको नष्ट कर दिया। कल हम एक डिस्कशन कर रहे थे और मैंने उसमें एक बात कही, आप बताएंगे सही है कि नहीं है, लेकिन जितनी उन्होंने अपनी ड्रोन ब्रिगेड के जरिए हम पर अटैक किए, 400-500 ड्रोन दाग दिए, मिसाइलें दागी, उनके 2 जंगी जहाज जो है वो हमने मार गिराए। अगर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना कारगर नहीं होता, इतनी तैयारी हमारी नहीं होती, S-400 भी और कई दूसरे, जिनमें स्वीडिश भी है, कुछ दूसरी जगहों से भी, रूस से भी लिया है, दूसरी जगहों से भी लिए हैं, कुल मिलाकर के 5-6 हमारे पास इस समय एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं। अगर ये इतनी तैयारी नहीं हुई होती पिछले 10-11 साल में, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। हमारे यहाँ जो नागरिक ठिकाने हैं, उनको भी उन्होंने सीधे-सीधे टारगेट किया था। वहाँ तो बहुत सारी लाशें बिक चुकी होती। तो ये चूँकि प्राइम मिनिस्टर की एक सोच थी और फैसले थे, जिनकी वजह से एक बहुत बड़ा बचाव हो गया हमारा। बिल्कुल। और इनमें जो आपने कहा, इंडियन मिसाइल सिस्टम भी, आकाश जो है वो इंडिजिनस हमारा अपना बना हुआ मिसाइल सिस्टम। इनके जो ड्रोन्स थे 400-500, मुझे लगता है ज्यादातर टर्की और चाइना से आए हुए हैं। इनमें से सर्वेलेंस ड्रोन्स भी थे, टेस्ट करने के लिए कि इंडिया की एयर डिफेंस कैपेसिटी क्या है, और इंडिया का एयर डिफेंस एम्यूनिशन नष्ट करने के लिए। अगर हम ड्रोन्स के पीछे मिसाइल छोड़ें, तो हमारा बड़ा नुकसान होता है, यस। क्योंकि कहाँ ड्रोन जो सस्ता है और कहाँ मिसाइल जो बहुत महंगी है। तो उसने वो चीज भी हमने बहुत अच्छी तरह से हैंडल की कि एंटी एयरक्राफ्ट और दूसरे सिस्टम से इन ड्रोन्स को नष्ट किया। हाँ, फिर भी नुकसान हुआ, जैसे खासतौर पे पुंछ पे आप देखें, तो सिविलियन टारगेट्स उन्होंने टारगेट किए। अच्छा, हमने सिविलियन टारगेट नहीं को नहीं अटैक किया, हमने या तो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयरफील्ड्स, सिविलियन एरिया में जाके। नहीं तो लाहौर, बिल्कुल इसका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया था। लाहौर को जाके तो पूरा लाहौर को नष्ट कर सकते थे, कितने हजारों की जानें जा सकती थी। और वही है ना, जैसे हमने प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स किया और बहुत टारगेटेड रिस्पॉन्स किया। ये बात कहाँ से लोगों के दिमागों में आ गई कि पीओके लेना है? क्योंकि पीओके के लिए तो ये ऑपरेशन हो नहीं रहा था, युद्ध हो नहीं रहा था, ऐसा तो कुछ घोषणा प्राइम मिनिस्टर के स्तर पर या सेनाओं के स्तर पर की नहीं गई थी कि हम पीओके के लिए ये सब कर रहे हैं। ये पहलगाम की जो भी घटना हुई थी, और वो घटना भी नहीं, जेनोसाइड था, पहचान पूछ कर के हत्याएं की गई थी, बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने, पुरुषों को मारा गया था। तो इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, ताकि एक मैसेज दिया जा सके। तो ये लिमिटेड एक कोशिश थी कि उनको इसका जवाब दिया जाए, उनके आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। वो किया भी गया।
जहां तक युद्ध की स्थिति है, जो मैं समझ पाता हूं, युद्ध तो उन्होंने हम पर थोपने की कोशिश की थी, जिसका हम प्रतिकार कर रहे थे, जिसका हम जवाब दे रहे थे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अच्छा मौका था। यहां तक कि मैं ब्रह्मचेलानी को और कुछ दूसरे लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा मौका था, पीओके को वापस ले लेना चाहिए था, ऐसा क्यों रोक दिया। इस तरह की चीजें कहना ऐसे टाइम पर, अगेन मैं कहूंगा कि हमारी फोर्सेस का भी मनोबल गिरता है। और जो सरकार इतने संयम से स्टेप ले रही है, कहीं ना कहीं उस पर भी, उसकी निष्ठा पर, उसकी मेहनत पर, उसके संतुलन पर, उसकी रणनीति पर भी आप सवाल खड़े करते हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लिमिटेड था। ऑब्जेक्टिव वाज एंटी टेरर, कि जो टेरर के कैंप्स हैं, ठीक है, पिछली बारी पुरी के बाद या बालाकोट के बाद, पुलवामा के बाद हमने लिमिटेड एक्शन लिया ऑन टेरर। दिस टाइम एक्शन जो लिया है टेरर पे वो बड़ा वाइड है, 9 टारगेट्स पे, और खास तौर पे जो हेडक्वार्टर्स हैं मुरीद के और भावलपुर, उनको अटैक किया। तो ऑब्जेक्टिव वाज लिमिटेड टू दिस। अब और देखिए, हमने सियाल, कोई मोबिलाइजेशन नहीं की। जी जी, पाकिस्तान ने तो मोबिलाइजेशन की थी। क्वेटा और पेशावर के जो डिविजन थे वो अपने बॉर्डर पे मूव कर दिए, उनकी तो मोबिलाइजेशन थी। हमने कुछ मोबिलाइज नहीं किया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं था। एक भी सोल्जर या बूट्स ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान की जमीन पे नहीं गए। तो लोगों को ये ख्याल आना कि हम पीओके ले सकते थे या पीओके लेना चाहिए था, मैं भी सरप्राइज हूँ, मैं भी हैरान हूँ कि सरकार ने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। और आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज की डेट पे, और प्रधानमंत्री ने जब पुतिन को कहा था कि दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर, तो वो जाके कैसे ये इस तरह की टेरिटरी को अटैक करेंगे और लेंगे। तो ये मुझे लगता है लोगों को बहुत गलतफहमी, और लोगों को ये इस तरह का एग्जैजरेट करना कि भाई ये मौका था, हमको ले लेना चाहिए था। अब मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये सेना का मनोबल इससे लोअर होता है, इससे गवर्नमेंट की भी प्रेस्टीज जो है, जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है करने के लिए और बहुत सक्सेसफुली किया है, उसको डिट्रैक्ट करती है। फोकस एक था, एंटी टेरर कैंप्स को टेक आउट करना, बहुत सक्सेसफुली उसको किया है। उस पर फोकस होना चाहिए कि पीओके, लोग कहते हैं बलूचिस्तान को भी आज़ादी उसकी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। अब ये चीजें नहीं थी ऑब्जेक्टिव पे, एजेंडा पे नई चीजें थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फर्दर इस समय आप क्या सीन देख रहे हैं सर आगे के लिए? देखिए, मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि अगर पाकिस्तान ये कल के डेट पे सीज फायर मान भी लेगा ना, ये लास्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। वो मौके की तलाश में होगा, जब सोचेगा कि हिंदुस्तान को हमने ये एक्सेप्ट करवाने पे मजबूर कर दिया है। मजबूर तो नहीं, कि इंडिया ने हमारी बात मान ली है, हमने इंडिया का फूल बना दिया है, वो फिर हरकत करेगा। तो वी कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। तो मैं तो कन्विंस्ड हूँ ये सीज फायर अगर होता भी है, पहले तो ये पता भी नहीं कि होगा, कि जो कंडीशंस इंडिया रखेगा या जो कंडीशंस वो रखेगी, क्या कंडीशंस होंगी पता नहीं। तो जो भी है, पाकिस्तान इनको नहीं मानेगा, और पाकिस्तान फिर गड़बड़ करेगा कुछ ही दिनों के बाद। और क्या ट्रंप को कोई मैसेज देने की जरूरत है, या दे दिया खामोश रह करके? खामोश रह के दे दिया। अगर ट्रंप को नहीं समझ आएगा, बाकी जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो समझ गए हैं कि इंडिया ने जब खामोशी इख्तियार की है तो इसका क्या मतलब है। और होपफुली थैंक यू। आगे से जाके प्रेसिडेंट साहब सोच विचार करके ही कुछ आगे आगे कहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। जय हिंद। जय हिंद सर।